SA 200, that is Standards on Auditing 200. First essay you are studying, that is essay 200. What is essay 200? क्या है बेटा ये? Overall objectives of the independent auditor. What overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing. नाम से ही मालूम पड़ रहा है ना आपको कि overall objectives of the independent auditor क्या है and the conduct of an audit in accordance with the SA standards on auditing, means in accordance with the standards on auditing. ठीक है, तो ये जो टाइटल है वो याद रखने का ऐसे का. अब ये स्टैंडर्ड जो है दिस दैट इज 200, ऐसे 200 प्राइमरीली सेट्स व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर. एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए एंड वो कैसे कंडक्ट करेगा ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. वही चीज है यार. ये ऐसे याद रखना इफेक्टिव कभी से बेटा. This essay is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after 1st April 2010. डेट याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आ सकता है. ठीक है, मतलब ये ऐसे इफेक्टिव होगा कभी से, ऑन और आफ्टर 1st April 2010. मीन्स दिस essay, ये जो ऐसे है ऐसे 200 इज इफेक्टिव फॉर ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स for periods beginning on or after 1st April 2010 से एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है. बराबर है, मालूम पड़ा. तो 1st April 2010 से इफेक्टिव है ये ऐसे, याद रखो 200. और अपने को इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करना है, स्कोप, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, रिक्वायरमेंट्स एंड फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप. सबसे फर्स्ट पॉइंट वी विल गोइंग टू स्टडी व्हाट, स्कोप. क्या बेटा, स्कोप. अब बेटा स्कोप क्या है इसका, राइट है. फर्स्ट पॉइंट इज what are the scope of this audit, means what are the scope of this essay, that is essay 200. ठीक है, तो क्या स्कोप है इस ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का, that is standards on auditing 200 का. so listed below is the scope of this standard. पहला तो देखो, मेन अगर आपको टाइटल याद है ना तो सब हो जाएगा, उसी के बेसिस पे ऑडिटर को काम करना है, वही स्टैंडर्ड्स में सब कुछ मेंशन किया रहता है, राइट. तो इसलिए स्टैंडर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑडिटर को सारे स्टैंडर्ड्स कॉम्प्लाई करने ही पड़ते हैं, दैट इज मैंडेटरी, राइट. क्या मैंडेटरी है बेटा. सो सी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर विच आर ऑब्लाइज्ड टू कॉम्प्लाई विथ. अब देखो जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, वो उसको कॉम्प्लाई करना ही है, फॉलो करना है, दैट इज मैंडेटरी. पहले भी देख चुके हो आप. सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IA इंडिपेंडेंट ऑडिटर विच आर ऑब्लाइज्ड टू कॉम्प्लाई विद. देन क्या बोलता है आपको, जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है वो उसको फॉलो करना है, कॉम्प्लाई करना है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव्स है उसके हिसाब से उसको ऑडिटिंग करना है. स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या मीन्स, ऐसे 200 states and what beta, independent auditors general responsibilities. What it states, that independent auditors general responsibilities which should be adhered to in all audits. उसका जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा जो उसको फॉलो करना है, which should be adhered to in all audits. बराबर है. तो सब उसमें देखो एवरीथिंग इज गिवन, वो ऐसे में सब कुछ दिया रहेगा. बराबर है, मालूम पड़ा. जितने भी ऐसे देखो सब ऐसे एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो वो ऐसे के हिसाब से उसको काम करना है. ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बताएगा, फिर क्वालिटी कैसे रखना है वो दूसरा ऐसे बताएगा, एवरीथिंग कैसे एंगेजमेंट करना है उसके बाद कैसे बताएंगे, लाइक दैट. तो सब ऐसे एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है. बराबर है, सब एक समझो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रखा है उधर, एक थियरी बन गई है, वो थियरी के हिसाब से आपको काम करना है, वो थियरी के हिसाब से ऑडिटर को एक्ट करना है, दैट्स इट. बराबर है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो है उसके हिसाब से उसको कॉम्प्लाई करना है. समझा कि नहीं. जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर विच आर ऑब्लाइज्ड टू कॉम्प्लाई विद, कॉम्प्लाई होना चाहिए. और जो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर का जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बराबर है, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब रहेगा, वो स्टेट करेगा. स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच शुड बी एडहेयर्ड
टू इन ऑल ऑडिट्स, राइट। फिर डिटरमाइन, क्या बेटा, डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट। व्हाट, डिटरमाइन क्या करेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट नेसेसरी टू अचीव दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या नेचर होगा, क्या स्कोप ऑफ एन ऑडिट होगा, बराबर है, ताकि आप ये आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आईए की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आईए मींस इंडिपेंडेंट ऑडिटर की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको आप अचीव कर सको। सो डिटरमाइन व्हाट नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट नेसेसरी टू अचीव दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये सब आपका एसए 200 से रिलेटेड ही है ना बेटा, उसका स्कोप हो गया, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, क्या, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द व्हाट, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सबसे मेन है आपका टाइटल, उसी के बेसिस पे सब कुछ होगा। तो याद रखना क्या क्या हो गया स्कोप में ऑफ द स्टैंडर्ड। फर्स्ट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो उसको कॉम्प्लाई करना है, ऑब्लाइज टू कॉम्प्लाई विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। देन आफ्टर दैट व्हाट बेटा, क्या बोल रहा है, स्टेट एंड इंडिपेंडेंट, जो भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है, स्टेट्स एंड व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट, states and independent auditors general responsibilities, which should be what, which should be adhered to in all audits, yes। and ये जो भी responsibilities है उसको achieve करने के लिए nature and scope of an audit बताएगा। so determine the nature and scope of an audit necessary to achieve those responsibilities, right। so ये आपका scope है ऐसे 200 का, जो कि माइंड में रहना चाहिए आपके। पॉइंट याद रखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो कंप्लाई कर रहा है, जो भी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, विच शुड बी एडहेयर टू इन ऑल ऑडिट्स, एंड डिटरमाइन क्या करेगा, नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट, व्हाट, डिटरमाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट नेसेसरी टू अचीव व्हाट, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। डिटरमाइन करेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ एन ऑडिट नेसेसरी टू अचीव व्हाट बेटा, दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट स्कोप याद रखना, क्लियर। सो सेकेंड पॉइंट दिया बेटा इसमें क्या, एप्लीकेबिलिटी। सो एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसए 200 में देखो क्या बोल रहा है, सबके लिए एप्लीकेबल है। द स्टैंडर्ड इशूड बाय द AASB, दैट इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, अप्लाई इक्वली टू ऑल एंटिटीज। व्हाट, अप्लाई इक्वली टू ऑल एंटिटीज, सबके लिए एप्लीकेबल है, भले वो एंटिटी का साइज छोटा रहे, बड़ा रहे, कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस रहे, व्हाटएवर, ठीक है। So apply equally to all entities irrespective of their form, size and nature. What, irrespective of their form, size and nature, simple, means this essay apply to all entities irrespective of their form, size and nature, कुछ भी हो, बराबर है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मालूम पड़ा, essay 200 is applicable to all entities, करेक्ट है, हर एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, मालूम पड़ा। तो उसके हिसाब से ऑडिटर अपना क्या करेगा, ऑडिट का प्रोसेस कंटिन्यू रखेगा, दैट्स इट। और वो जो भी उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है इंडिपेंडेंट ऑडिटर के, और जो भी उसको कंडक्ट करना है ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो करेगा ही ना बेटा, राइट। सो ये अप्लाई टू ऑल एंटिटीज है, याद रखना सबके लिए एप्लीकेबल है ऐसे 200। देन एप्लीकेबिलिटी के बाद क्या बोल रहा है बेटा, नाउ क्या, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, व्हाट, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। सो सबसे पहला देखो, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है बेटा इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, एश्योरेंस ऑब्टेन करना, भरोसा ऑब्टेन करना कि भाई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट तो नहीं है उसमें, वो भी मिसस्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, उससे फ्री है कि नहीं, बराबर है, सब कुछ बराबर दिखा है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है कि नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना नहीं चाहिए। और जो भी आपने प्रिपेयर किया है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली है कि नहीं, बराबर है। सो पहला ऑब्जेक्टिव ही मेन, सबसे बड़ा वही ऑब्जेक्टिव है, सबसे मेन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, ऑब्टेन करना रीजनेबल एश्योरेंस whether the financial statements are what, free from material misstatement। अगर ये उसको एश्योरेंस नहीं मिला ना, तो फिर वो अपना ओपिनियन ही नहीं देगा, या डिस्क्लेम कर दे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर देगा,
बराबर है। डिस्क्लेम एन ओपिनियन, क्या ओपिनियन देगा आपने भाई, जो भी है मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिला ही नहीं, तो ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा ही नहीं ना, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देगा। बराबर है, हम कुछ नहीं बोलेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं भाई, हमको ये सब रिकॉर्ड नहीं मिला, तो डिस्क्लेमर दे देगा, ठीक है, विड्रॉ कर लेगा एंगेजमेंट से कि हमको जो जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। पॉजिटिव ओपिनियन कैसे देगा फिर, वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर देगा, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इट्स प्रिपेयर्ड, और सबसे बड़ी बात ये प्रिपेयर्ड होना चाहिए यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझा, पहला ऑब्जेक्टिव। सेकेंडली क्या, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट भी तो करना है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब भाई वो ऑडिट कर रहा है तो रिपोर्ट तो करेगा ही नहीं रे बाबा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट है, उसको रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि भाई वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, राइट है। और वो कम्युनिकेट करता है ऑडिटर्स फाइंडिंग, मतलब अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट करेगा एज रिक्वायर्ड बाय एसए, ठीक है। मैनेजमेंट से भी कम्युनिकेट करता है कि भाई ये है, ऐसा ऐसा हमको मालूम पड़ा है। मैनेजमेंट से सर्टिफिकेट लेता है, रिटर्न रिटर्न मतलब सब रिटर्न में लेगा कि आपने क्या क्या किया, वो सब एवरीथिंग वो उसका काम ही है, राइट। सो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस और टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैंने याद रखना। अगर ये नहीं मिला, बराबर है, रीजनेबल एश्योरेंस उसको नहीं मिलता है, तो वो अपना ओपिनियन पॉजिटिव देगा भी नहीं, वो सीधा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कर देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। तो याद रखना, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे मेन, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर में। आफ्टर दैट नाउ रिक्वायरमेंट्स, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 में रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा। देखो रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा बेटा, 4 मेन रिक्वायरमेंट्स है, ध्यान देना। एथिकल रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, प्रोफेशनल जजमेंट है, और सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो लेना सबसे बड़ी बात। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में क्या बोलता है बेटा, जो एथिकल रिक्वायरमेंट है वो रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू व्हाट, एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। अब ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा, नॉर्मल सी बात है, रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट एंगेजमेंट, बराबर है। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करेगा वो एकदम बोलते ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, उसके हिसाब से वो ऑडिट करेगा, एथिक्स फॉलो करेगा, एवरीथिंग, कुछ बायसनेस नहीं, राइट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में क्या बोलता है कि ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, मतलब वो ऑलवेज बी अलर्ट होना चाहिए, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated। अभी देखो ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है, अभी समझो वो टाटा कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ठीक है। अब उसको पता है कि टाटा कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो बहुत अच्छा है, बराबर है, दे आर वेल क्वालिफाइड, बहुत अच्छा स्टाफ है, गलती हो ही नहीं सकती, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, बराबर है। वो ऐसा सोचेगा क्या, सोचेगा ठीक है, अच्छा स्टाफ है, गलती हो ही नहीं सकती, अच्छा मैनेजमेंट है, ये लोग कुछ फ्रॉड कर ही नहीं सकते, कुछ एरर कर ही नहीं सकते, बराबर है, तो मैं अपना ऑडिट फटाफट करके चला जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, कितना भी अच्छा रहे, कितना भी अच्छा गुडविल रहे मार्केट में, वो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म उसको फॉलो करना ही है, वो ऑलवेज भी अलर्ट होना चाहिए कि थोड़ा कुछ ना कुछ तो एरर हो सकता है, उसके हिसाब से उसको चेक करना है। अब सब अच्छा ही है, कुछ नहीं करेगा तो वो तो फटाफट चेक करके निकल जाएगा ऑडिट करके, राइट। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, ऑलवेज बी अलर्ट, मतलब थोड़ा शक्की मिजाज का होना चाहिए कि भाई ऐसा हो सकता है, इसमें फ्रॉड हो सकता है, इधर एरर हो सकते रे बाबा, हो सकता है, हो सकता है रे भाई। तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है उसको, एकदम चौकन्ना रहना है, ऑलवेज बी अलर्ट, बी अलर्ट कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकता है, बराबर है, समझा। तो चौकन्ना, ऑलवेज शाना रहना चाहिए एकदम, हाँ दिमाग हर जगह खुला रहना चाहिए उसका, ओ इधर ऐसा हो सकता है रे बाबा, इधर ऐसा हो सकता है, इधर अपने को ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा डाउट, देखो थोड़ा शक्की मिजाज रखना पड़ता है ऑडिट में। अभी आप सोचोगे कुछ नहीं होगा, सब अच्छा है, सारे बहुत अच्छा गुडविल है, लोग कुछ फ्रॉड करेगा ही नहीं, कुछ एरर करेगा नहीं, ऐसा नहीं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, ऑलवेज बी अलर्ट,
चौकन्ना होना चाहिए भाई, याद रखना, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं? सो प्रोफेशनल जजमेंट, क्या प्रोफेशनल जजमेंट, अभी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको अपने प्रोफेशनल जजमेंट तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटर के लिए उसका प्रोफेशनल जजमेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, है कि नहीं? प्रोफेशनल जजमेंट याद रखना, और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। अब वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा, ऑडिट एविडेंस, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, ताकि ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो। सो टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड thereby enable the auditor to draw reasonable conclusions, बराबर, ताकि ऑडिट रिस्क कम हो, बराबर है, वो लो लेवल तक हो, thereby enable the auditor to draw रीजनेबल कंक्लूजन। एक रीजनेबल कंक्लूजन लाने के लिए उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा रे बाबे, लेना पड़ेगा, समझे, राइट? एक तो वो चौकन्ना भी है, बराबर है, ऑलवेज भी अलर्ट है, उसके हिसाब से उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो लेना पड़ेगा ना रे बाबा, ताकि ऑडिट रिस्क कम हो, राइट है, एंड एक्सेप्ट मींस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल एंड thereby enable what, enable the auditor to draw reasonable conclusions, याद रखना, भूलना नहीं। फाइनली क्या बोल रहा है, फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स, फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, इफ एन ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव द ऑडिटर शैल इवेलुएट दिस, means the auditor should evaluate, yeah, shall evaluate whether this prevents the auditor from achieving the overall objectives of the auditor, right? अगर देखो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, कुछ बता नहीं रहा है सामने वाला, बराबर है, तो ऑडिटर अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, वो मॉडिफाई कर सकता है ऑडिटर्स ओपिनियन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है, अगर वो परमिट होता है तो वो एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकता है कि भाई आपने हमको ये सब इंफॉर्मेशन दिया नहीं, बराबर है, तो हम अपना डिस्क्लेमर दे रहे हैं ओपिनियन का, है कि नहीं? हमारा अभी ऑब्जेक्टिव इधर, आपने, हमारा ऑब्जेक्टिव था ट्रू एंड फेयर व्यू देना, बट आपने अगर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं किया तो हम कैसे ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, हम तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करेगा ना भाई, ठीक है, हमको वो इंफॉर्मेशन रीजनेबल एश्योरेंस मिला ही नहीं है, बट वो सबके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखना पड़ेगा विद SA 230, याद रखना, करेक्ट है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखो, ये था अपना SA क्या बेटा 200, जिसमें आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, फेलियर तो लास्ट है, फेलियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव्स में वो अपना डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, मॉडिफाई कर सकता है अपने ओपिनियन को, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से विड्रॉ कर सकता है कि भाई हमको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिला, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, विड्रॉ कर रहे हैं, राइट? सब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो भी उसने काम किया है, राइट है, उसका अलग से स्टैंडर्ड भी है, ऐसे है। तो स्कोप देखा, एप्लीकेबिलिटी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के बाद रिक्वायरमेंट्स देखा आपने, फेलियर होगा तो क्या करना है, वो सीधा एंगेजमेंट विड्रॉ कर सकता है और मॉडिफाई दी ओपिनियन, डिस्क्लेमर कर देगा सीधा ओपिनियन का, समझा, क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, करेक्ट है, और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ परमिटेड, ठीक है, और सबका उसको क्या मेंटेन करना है बेटा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना है, तो अच्छे से रिवाइज करना है एवरीवन। सो दिस इज व्हाट SA 200 एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में दिया है मैंने, बराबर, तो उसको अच्छे से रिवाइज करना, चलो ऑल द बेस्ट।